नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार चचड़ा आपके लिए लेके आया हूं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स पेपर सेकंड, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, पेपर सेकंड कॉमर्स की यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है डिमांड का। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर है जैसे कि हम पहले फर्स्ट लेक्चर को 5 मिनट में फटाफट से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, फिर हम आज के अपने सेकंड लेक्चर पे आएंगे। राइट, तो चलिए कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। तो सबसे पहले हमने देखो मीनिंग क्लियर करा था, कल की क्लास में मीनिंग क्लियर करा था। मेरी साइड देखिए, अगर आपको डिमांड का अर्थ समझना है तो आपको देखना होगा, उसमें कंपोनेंट्स देखने होंगे। पहला एलिमेंट्स क्या है? डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एलिमेंट्स क्या है? आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा एलिमेंट क्या है? एबिलिटी टू पे, यानी कि मेरे पास जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूं, जिस गुड्स की मैं डिमांड कर रहा हूं, उसकी डिजायर है, उसके लिए मेरे पास परचेजिंग पावर है, यानी कि मनी है मेरे पास। और तीसरा पॉइंट आता है विलिंगनेस टू पे, यानी कि मैं पे करने के लिए भी क्या हूं? तैयार हूं। एबिलिटी टू पे है, खर्च करने के लिए तत्पर हूं। अगर ये तीनों फैक्टर हमको मिलते हैं तो हम कहेंगे ये डिमांड है। ठीक है, इसके बाद इसमें दो एलिमेंट्स और ऐड करिए, एक क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी यानी कि जो गुड्स है BMW, और प्राइस है उसकी 75 लाख। ठीक है, तो 75 लाख पे एक BMW की मैं डिजायर कर रहा हूं, और जिसको मैं खरीदने के लिए परचेजिंग पावर है मेरे पास, और एबिलिटी टू पे है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद एक एलिमेंट और आता है स्पेसिफिक टाइम। जब ये 5 एलिमेंट्स हमको मिल जाते हैं तो हम कहेंगे भाई साहब ये अब हमारी इकोनॉमिक्स में क्या बन चुकी है? डिमांड बन चुकी है। ठीक है, फिर डिमांड के बाद हमने डिमांड को समझा, उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ डिमांड। तो टाइप ऑफ डिमांड में हमने समझा कि टाइप ऑफ डिमांड में, सॉरी, इसके बाद सेकंड टॉपिक आया हमारा डिमांड एंड क्वांटिटेटिव डिमांड में क्या डिफरेंस है। बहुत बारीक डिफरेंस है। जब मैं डिमांड की बात करूंगा, हाँ जी, तो मैं कहूंगा कि जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर, बच्चा डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर क्या हो रहा है? हाँ जी, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी की क्या हो रही है? डिमांड हो रही है। तो इसे मैं क्या कहूंगा? डिमांड कहूंगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है क्वांटिटेटिव डिमांड। क्वांटिटेटिव डिमांड क्या कहूंगा? जब मैं स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड करूंगा। प्राइस स्पेसिफिक है, क्वांटिटी भी स्पेसिफिक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव डिमांड कहेंगे। ये क्लियर करा हमने डिफरेंस डिमांड और क्वांटिटेटिव डिमांड में। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, टाइप ऑफ डिमांड। डिमांड कितने प्रकार की होती है? तो मेरे सामने स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है मुझे कि डिमांड 2 प्रकार की है। इंडिविजुअल डिमांड, जिसमें मुझे मिस्टर ए नजर आ रहा है, ये मिस्टर ए है, यानी कि मार्केट में से हमने एक कंज्यूमर लिया और उसकी जब हमने डिमांड को देखा, डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिमांड का पता लगाया क्वांटिटी का, तो वो डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। मार्केट डिमांड में क्या होगा? मार्केट डिमांड में जो मार्केट है उसमें जितने भी कंज्यूमर हैं हमारे ABCDEFGH, जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड को शामिल किया जाता है। डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड को इंक्लूड किया जाता है, इसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर आएगा और मार्केट डिमांड में हम कंज्यूमर जितने भी हैं हमारे मार्केट में उनको सबको इंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद आता है डिमांड शेड्यूल। जो हमने इंडिविजुअल और जो मार्केट डिमांड को समझा था, उसमें जो हमारा डेटा था उसको हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। बस वो क्या बन गया? हमारा डिमांड शेड्यूल बन गया। इस शेड्यूल में जब हम देखेंगे कि प्राइस है जो हमारी और जो क्वांटिटी है उसके बीच में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा, विपरीत संबंध देखने को मिलेगा। इनवर्स रिलेशन मतलब प्राइस जब बढ़ रही होगी तो डिमांड कम हो रही होगी, और डिमांड प्राइस जब कम हो रही होगी तो डिमांड क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। ठीक है, प्राइस अधिक डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड अधिक, ये रिलेशन मिलेगा। फिर आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? जो डिमांड थी हमारी इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, जब हमने उसको टेबल की फॉर्म में रखा तो वो क्या बन गई? हमारी डिमांड शेड्यूल। और जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व। सेम इसमें इंडिविजुअल के बारे में हमने देख रखा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व के आप देखना, हाँ जी, एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी को रखा है जो कि क्या है?
डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सेस पे है, ठीक है। और इसमें हमने समझा कि जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी और प्राइस के रिलेशन को बता रहा है। और ये जो रिलेशन है ये कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसलिए जो हमारा ये जो कर्व है, डिमांड कर्व है, ये कैसा है, इसका स्लोप डाउनवर्ड है, यानी कि हमारा जो मांग वक्र है वो गिरता हुआ है। कैसा है, गिरता हुआ है प्यारे साथियों। और इसमें ये कैसे गिर रहा है, ये लेफ्ट से राइट की ओर गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर गिर रहा है। रिलेशन कैसा है इसमें, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, कमोडिटी ऑफ डिमांड, उसके बीच में कैसा रिलेशन है, रिलेशन है हमारा नेगेटिव। 3 पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं। कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं, 3 पॉइंट, ठीक है। यही सेम आगे इंडिविजुअल ए और बी का है। अगर मैं दोनों को मिला दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा। फीचर्स इसके भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाँ जी, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है, तो डिमांड को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम उनका एक एक का प्रभाव यहां पर देखने वाले हैं जितने भी हमारे हैं। तो मांग फलन क्या है, हाँ जी, वस्तु यानी कि जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं और उसके विभिन्न कारक जो उनके बीच के संबंध को बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है। सबसे पहला हमारा आता है खुद की प्राइस, यानी कि एक पेन और एक पेन की प्राइस जो उसकी डिमांड को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। सेकंड आता है हमारा, इसी में ही आगे बढ़ते हैं हम, हाँ जी। तो रिलेशन कैसा हो गया फर्स्ट का, फर्स्ट में हम देखेंगे ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो इफेक्ट करती है हमारी गुड्स की डिमांड को, उस वस्तु की खुद की प्राइस, ठीक है। तो रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन हो गया इनवर्स रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। सेकंड आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं जिस वस्तु की डिमांड की, उसकी मांग मात्रा को दूसरी वस्तुओं की कीमतें प्रभावित करेगी, उसे कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सुपर फास्ट है ना, 5 मिनट में रिवीजन खत्म करना है। फिर आता है इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब एग्जांपल आपके सामने है, टी और कॉफी, पेप्सी और कोक, बॉल पेन और इंक पेन, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, हाँ जी। जब यहां पर जो पेन है, जो टी की प्राइस है, टी की प्राइस कॉफी की डिमांड को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। आगे जाके हम इसको समझेंगे, ये क्रॉस डिमांड कहलाती है। टी की प्राइस और कॉफी की क्वांटिटी, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। टी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कॉफी की डिमांड ज्यादा करेंगे, टी की प्राइस कम होगी तो लोग कॉफी की डिमांड कैसे करेंगे, कम करेंगे। तो रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन हो गया पॉजिटिव, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जो बेटा एक के बगैर दूसरा अधूरा है, जिनका उपयोग साथ साथ होता है। एग्जाम्पल के लिए पेन और इंक, ब्रेड और बटर और कार और पेट्रोल, ठीक है। अब पेट्रोल की कीमतें, हाँ, कार की डिमांड को प्रभावित कर रही है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, आप कार की डिमांड कम कर दोगे। पेट्रोल के प्राइस कम होंगे, आप कार की डिमांड बढ़ा दोगे। तो रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन हो गया इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन हो गया। कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। ये पॉजिटिव है, हाँ जी, पॉजिटिव रिलेशन है, अपवार्ड है सब्स्टिट्यूट गुड्स में और लेफ्ट से राइट जा रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है और डाउनवर्ड है। और स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है और लेफ्ट टू राइट नीचे गिरता हुआ। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहां मैंने इसको सही करा दिया था, लेफ्ट टू राइट, राइट, ठीक है। ये अपने नोट्स में सही कर लेना। नेक्स्ट आता है इनकम। अब कंज्यूमर की इनकम, देखो एक गुड्स की डिमांड उसकी प्राइस इफेक्ट कर रही है, फिर इसके बाद कह रहे हो आप अदर गुड्स की प्राइस इफेक्ट कर रही है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन गुड्स है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तीसरा पॉइंट आता है इनकम। एक कंज्यूमर की इनकम उसकी गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करती है। इनकम बढ़ जाती है, आप डिमांड बढ़ा देते हो। इनकम कम हो जाती है, आप डिमांड क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो ये कैसा रिलेशन मिलता है, ये रिलेशन मिलता है आपको पॉजिटिव। कैसा रिलेशन मिलता है, पॉजिटिव। लेकिन गुड्स हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में तो आपको जो रिलेशन मिलेगा इनकम और क्वांटिटिव डिमांड के बीच में, तो रिलेशन कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा, ठीक है, हाँ। और अगर इंफीरियर गुड्स की यानी कि जो निम्न स्तर की वस्तुएं होती है जैसे मोटा अनाज, उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो पहले आप मोटे चावल खाते थे, जैसे इनकम आपकी बढ़ गई, डबल हो गई, 3 गुना हो गई, अब ऐसी कंडीशन में आप बेटा बासमती चावल खाओगे, मोटे चावल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इनकम और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो हमने समझ लिया। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होता है और
हमारा जो इंफीरियर गुड्स है उस केस में कैसा होता है, इनवर्स होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। अगर फेवरेबल है ना, जैसे मैं मान लो मुझे शर्ट डालना अच्छा लगता है, तो शर्ट डालना ये मेरी प्रेफरेंस है, तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसकी क्या होगी मार्केट में डिमांड मेरे लिए, मैं ऐसी प्रेफरेंस जो रखते हैं वो शर्ट की डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर, यानी कि आज हम कहें कि आज हमारी प्राइस है जो, मान लो पेट्रोल जो है वो 100 रुपए किलो है, मान ले 100 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर है पेट्रोल, और 100 रुपए लीटर है। और अगर हमको पता लगे कि यार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया अब कल से पेट्रोल कितना हो जाएगा, कल से पेट्रोल यानी कि 7 दिन बाद या जो भी है, तो पेट्रोल के प्राइस कितने हो जाएंगे, पेट्रोल के प्राइस 130 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हम आज क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है वो हमारी क्या है कि फ्यूचर में हमारे प्राइस बढ़ेंगे, आज स्थिर है लेकिन फ्यूचर में बढ़ेंगे, तो हम उसकी डिमांड को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ये सारे कारक डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन साइज, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी जिस कंट्री में वहां डिमांड ज्यादा होगी, जहां पॉपुलेशन कम होगी वहां डिमांड कम होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जहां पे आय की समानता होगी, अमीर गरीब का भेद कम होगा, वहां पे आपको डिमांड ज्यादा देखने को मिलेगी। और नेसेसिटी गुड्स की डिमांड वहां पे ज्यादा मिलती है, लग्जरी गुड्स की कम मिलती है क्योंकि अमीरों की संख्या कम होती है। ठीक है, लेकिन आय में बहुत समानता है, जैसे कि भारत देश में आय अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब ज्यादा गरीब है। ऐसी सिचुएशन में लग्जरी गुड्स की डिमांड कम है, और कंपैरिजन में इसकी कंपैरिजन में करें तो हमारी नेसेसिटी गुड्स की डिमांड लग्जरी गुड की हाई होगी और नेसेसिटी गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसके बाद मैंने और भी फैक्टर आपको लिखाए थे, जैसे मैंने कहा था एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट है ना, एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट है। अब कैटरीना आती है और कहती है कि भाई हाँ जी स्लाइस पीजिए, तो भाई क्या करते हैं लोग, स्लाइस पीने लग जाते हैं, क्योंकि कैटरीना के जो फैन है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो विज्ञापन का भी प्रभाव पड़ता है एक गुड्स की डिमांड पर। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रभाव पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसी सीधा इफेक्ट करती है आपकी डिमांड को। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, जैसे मान लो टैक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाती है, अगर आपकी 100 रुपए की आमदनी और आपसे उस पर टैक्स लिया जाता है मान लो 30%, तो 70 रुपए आपके पास बचते हैं, आप 70 रुपए में आप खर्चा करोगे। अगर गवर्नमेंट यही 30% की जगह 10% टैक्स आपसे लेने लग जाए, तो 100 में से 10 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिया, आपके पास कितने बचे, 90, आप 90 रुपए खर्च करोगे। मतलब जहां पे टैक्स की दर बहुत ज्यादा होती है वहां डिमांड क्या होती है, कम होती है, और जहां पे टैक्स की रेट कम होती है वहां पे डिमांड देखने को ज्यादा मिलती है। तो ये भी इफेक्ट करती है। क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, वहां पे डिमांड इफेक्ट करती है। जैसे ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, जहां पे सर्दियां ज्यादा है वहां पे सर्दी के कपड़ों की डिमांड ज्यादा होगी, जहां गर्मियां हैं वहां पे समर के कपड़ों की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये सारे डिमांड को इफेक्ट करने वाले कारक है जो हमने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करे थे। ठीक है, 10 मिनट लगे हैं, सारा रिवीजन हो गया, लेकिन अगर आप नोट से करोगे तो 5 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं कहता हूं नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अब थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो करते हैं। हाँ जी, अब आता है आज का हमारा टॉपिक, आज की क्लास का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या है नियम हमारे मांग का। तो मांग का नियम है, कह रहा है अगर हम अन्य बातों को स्थिर रख ले, बच्चा मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम अन्य बातों को स्थिर रख ले, है ना सर, ये कौन कौन सी अन्य बातें हैं, अभी मैं आता हूं। अगर हम अन्य बातों को कांस्टेंट मान ले, अदर फैक्टर जो हमने अभी डिस्कस करें आपके साथ, नो फैक्टर, अगर नो फैक्टर में से 8 फैक्टर को हम फिक्स मान ले कि वो में बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ एक फैक्टर में बदलाव आ रहा है, वो फैक्टर कौन सा है, उसकी खुद की गुड्स का प्राइस। ठीक है, और उसके गुड्स के प्राइस में परिवर्तन आने से उसकी डिमांड में जो परिवर्तन आएगा, है ना, जो मांग मात्रा में जो परिवर्तन आएगा उसे, है ना, उसे हम यहां पर रिलेट कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात। तो अदर हमने अभी 9 फैक्टर आपको पढ़ा है कि जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसमें से जो पहला फैक्टर है उसको लेना है, बाकी 8 साइलेंट। हमने कहा साइड हट जाओ, आपकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये जो पेन है, इस पेन की प्राइस, है ना, जब बढ़ेगी तो इस पेन की डिमांड कम होगी, और इस पेन की प्राइस जब कम होगी तो इस पेन की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो जितने भी और अदर फैक्टर थे जो इस पेन को इफेक्ट कर सकते थे, हमने उनको साइलेंट कर दिया। हमने कहा सर आप हो जाओ साइलेंट, आप हो जाओ साइड में, हम बात कर रहे हैं इस पेन की प्राइस की। ठीक है, तो मेरी बात समझ आई नहीं है। तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि जो वस्तु है जिसकी मांग मात्रा है, उसकी कीमत बढ़ने पर जब मांग कम हो जाए
और कीमत कम होने पर जब मांग बढ़ जाए। अन्य फैक्टर क्या होने चाहिए? साइलेंट होने चाहिए, अन्य फैक्टर आपके स्थिर होने चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। अब देखिए हम समझते हैं, कह रहे हैं द लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट दैट, हाँ जी, स्टैट दैट अदर थिंग्स, हाँ जी, अन्य फैक्टर बीइंग इक्वल, यानी कि कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब साइलेंट होने चाहिए। ठीक है, अदर फैक्टर सर कौन कौन से हैं बेटा? खुद की प्राइस हटाओ, बाकी सारे फैक्टर देखो, हाँ जी, काउंट करो कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अदर गुड्स के जो प्राइस है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो इफेक्ट करते हैं, हाँ, वो साइलेंट है, वो स्थिर है, उसमें चेंज नहीं है। ठीक है, इनकम कंज्यूमर की, उसमें चेंज नहीं है। टेस्ट और प्रेफरेंस, उसमें चेंज नहीं आ रहा देखने को। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो जितने भी फैक्टर है हमारे, वो सारे के सारे अभी हमने जो पढ़े, वो सारे के सारे साइलेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है ना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कांस्टेंट, क्वांटिटिव डिमांड इंक्रीज विद आ डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अंडरलाइन करना, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इस पेन की जो मांग मात्रा है वो इसकी कीमत के कम होने पर बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने पर क्या होगी? कम होगी, ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। समझ आ रहा है मेरा मतलब? नहीं आ रहा? ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब हिंदी में समझ लीजिए, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान होने पर, स्थिर होने पर, वस्तु की अपनी कीमत में कमी, प्राइस कम हो रहे हैं पेन के साथ ही मांग मात्रा क्या होगी? मांग मात्रा बढ़ जाएगी। मांग मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और वाइस वर्सा, यानी कि प्राइस कम हो रहे हैं तो मांग मात्रा बढ़ रही है, और प्राइस अगर बढ़ेंगे तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी को मांग का नियम कहा गया है। इसी को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? मांग का नियम कहा गया है। ठीक है, चलिए अब कह रहे मांग के नियम में क्या होगा? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटिव डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड इट्स ऑन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पेन की प्राइस और इस पेन की जो मांग मात्रा है उसके बीच में आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा, विपरीत संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, कह रहे वस्तु की मांग मात्रा उसकी अपनी कीमत के बीच कैसा संबंध होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। पेन की प्राइस बढ़ेगी तो पेन की क्वांटिटी जो मांग मात्रा है वो कम हो जाएगी, पेन की प्राइस कम होएगी तो मांग मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो रिलेशन कैसा हो गया बच्चा? इनवर्स हो गया। ठीक है, अन्य चीजें स्थिर बनी रहे, अन्य बातें, हाँ जी, अन्य वस्तुओं की कीमतें, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, पूरक वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की प्रेफरेंस, है ना, टेस्ट, ये सारे कैसे बने रहे? स्थिर बने रहे। ठीक है, तो ही मांग का नियम काम करता है। अदर फैक्टर ये आपके सामने है, अन्य वस्तुओं की कीमतें हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, इनकम हो गई, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर प्राइस, है ना, हाँ, पॉपुलेशन साइज हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारे कांस्टेंट है, तो हमारा मांग का नियम काम करता है। तो क्या है कि P0 पर हम Q0 की डिमांड कर रहे हैं, ये P0 है, प्राइस है, और ये हमारी Q0 की हम डिमांड कर रहे हैं। अगर प्राइस P0 से, हाँ जी, P1 पे आ जाती है, मतलब प्राइस हमारी कम हो गई, तो प्राइस कम होगी तो हमारी मांग मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम Q0 से कहां शिफ्ट हो जाएंगे? Q1 पे हो जाएंगे। मांग मात्रा बढ़ गई, प्राइस हमारी कम हो गई। अगर इसी को हम विपरीत कर दे, प्राइस हम बढ़ा दे, तो P0 से अगर हम P2 पे चले जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमारी मांग मात्रा Q0 से कहां आ जाएगी? Q2 पे आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है, इनसे मैं एक कर्व बना देता हूं, इसे हम कह रहे हैं डिमांड कर्व, जिसका स्लोप डाउनवर्ड है, जो रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? प्राइस, खुद की प्राइस और वस्तु की मांग मात्रा के बीच में रिलेशन बता रहा है। रिलेशन नेगेटिव बता रहा है, स्लोप इसका डाउनवर्ड है, लेफ्ट से राइट गिरता हुआ है। ठीक है, वही सारी बातें। चलिए अब आता है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि भाई ये जो स्लोप डाउनवर्ड है, जब से हम पढ़ रहे हैं स्लोप डाउनवर्ड है, गिरता हुआ है मांग वक्र गिरता हुआ है, तो ये रीजन जानना चाह रहे कि यार क्या रीजन है जिसकी वजह से, कुछ तो कारण होंगे ना। तो क्या रीजन है
जिसकी वजह से मांग वक्र, आपका मांग का नियम काम कर रहा है, लो ऑफ डिमांड काम कर रहा है, और आपका जो मांग कर्व है, डिमांड कर्व है, उसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है। तो क्या क्या लॉजिक है वो समझने वाले, तो एक एक करके। पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ जी, ये हमारा इसके बाद चैप्टर करेंगे यूटिलिटी का, तब हम बहुत डेप्थ में समझेंगे। अभी हम बेसिक पॉइंट समझते हैं। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान से समझेंगे। देखो मुझे क्या लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, ठीक है, सुबह से क्लासेस चल रही, सुबह से कुछ नहीं खा पाया। अब मुझे ऑफर किया गया कि भाई साहब आपको खाना है। मैंने कहा हाँ, क्या खाना है? मुझे भाई खाना, जो घर का खाना है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे एक रोटी के लिए ऑफर किया गया कि सर आपको एक रोटी देंगे और एक रोटी आपको 100 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 100 रुपए की मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है, भूख लग रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ले आओ। मैंने एक रोटी खा ली। अब मेरी भूख कुछ हद तक शांत हुई, पर मरी नहीं भूख। शरीर दिख ही रहा है आपको, विशाल शरीर है। एक रोटी बेटा कहां चली गई पता ही नहीं लगा। दूसरी रोटी लाए, कह रहे अब सर हम दूसरी रोटी आपको 80 रुपए की देंगे। मैंने कहा ले आओ, सोचना नहीं है, भूख लग रही है। फिर अब लग रहा है कि हाँ कुछ ब्रेकफास्ट सा हो गया है ना, अभी लंच नहीं हुआ है। तो फिर कहा तीसरी रोटी ले आओ, चौथी रोटी ले आओ, 5 रोटी ले आओ। वो रोटी की कीमतें धीरे धीरे मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है, दूसरी तीसरी लाए तो मैंने कहा भाई अब इसके पैसे मैं कम दूंगा, चौथी के फिर और कम, पांचवी के और कम। और ऐसे करते करते मैं हर बार रोटी के प्राइस को मैं कम कराता जा रहा हूं कि भाई आप मुझे इतने में दीजिए कम। कारण क्या है? क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम काम कर रहा है कि जब एक उपभोक्ता लगातार इकाइयों का उपभोग करता है ना, इंटरवल नहीं होना चाहिए। अब एक रोटी ब्रेकफास्ट में दोगे, एक लंच में दोगे, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये काम कब करेगा? ये जब काम करेगा जब आप लगातार इकाइयों का उपभोग कर रहे हो। तो हमने पहली इकाई उपभोग करी, उसके बाद दूसरी उपभोग करी, तो दूसरी से जो मिलने वाली उपयोगिता थी वो पहले की तुलना में गिर चुकी थी। मतलब मुझे उससे उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी मुझे पहली रोटी से मिली, उतनी दूसरी से नहीं मिलेगी, है ना, कम मिलेगी संतुष्टि। तीसरी रोटी खाऊंगा, उसकी तुलना में मैं दूसरी से जब कंपैरिजन होगा तो उसकी यूटिलिटी, तीसरी की जो उपयोगिता है वो दूसरी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये नियम काम करता है हमारे जीवन में, तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, तो हम क्या करते हैं, इस वजह से हम कम प्राइस देना चाहते हैं। मतलब अतिरिक्त यूनिट हम तभी बाय करेंगे जब वो हमें कम में मिलेगी, नहीं तो फिर हम बाय नहीं करेंगे। तो यही नियम यहां पे कि आप अगर प्राइस डाउन करोगे तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। तो उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप अच्छे से। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, है ना, अगर आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते हो, जैसे मुझे भूख लग रही थी, मैंने रोटी धीरे धीरे बढ़ाई, 1 2 3 इस तरह से, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो कह रहे हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे ही मैंने दूसरी रोटी खाई उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले की तुलना में गिर गई, उपयोगिता क्या हो गई, उसकी कम हो गई। ठीक है, तीसरी खाऊंगा तो दूसरी की तुलना में कम हो जाएगी। ठीक, अकॉर्डिंगली कह रहे हैं फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस। तो इसी नियम की जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, इसी लॉ की वजह से हम दूसरी के बाद जब तीसरी रोटी हमें देगा कोई, तो हम उसे पे करने के लिए कम के लिए हम तैयार होंगे। अब हम आपको इसके 80 रुपए नहीं देंगे, अब हमें ये रोटी कितने में चाहिए, 60 रुपए में या 50 रुपए में चाहिए। समझ आया नहीं आया? इसका मतलब हम कम प्राइस पर ही अधिक वस्तुओं की इकाइयों का क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो ये लॉजिक बिल्कुल सेट बैठ रहा है हमारा। ठीक है, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की खपत बढ़ती है, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, प्रत्येक क्रमिक इकाई में से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ठीक है, तो दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता पहली की कम में है, तीसरी से मिलने वाली दूसरी से कम में है। तदनुसार खरीदी जाने वाली प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता कम कीमत चुकाने को तैयार होगा, क्योंकि आपकी जो संतुष्टि स्तर है वो गिरता जा रहा है। समझ आया नहीं आया? चलिए फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इनकम इफेक्ट। हाँ जी, इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, देखो मैंने कहा बेटा मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपीज। ध्यान से समझना इनकम इफेक्ट क्या है। 100 रुपीज दिए मुझे और मुझसे कहा
कि भाई जा और जाके मार्केट से फ्रूट ले आ, ठीक है, एप्पल ले आ, जो भी ठीक लगता है आपको फ्रूट। अब जो एप्पल था, ठीक है, जो एप्पल था वो एप्पल, ये मान लो आप भाई 25 रुपए का एप्पल था एक, यानी कि 25 रुपए में आपको एक यूनिट मिल रही थी। कितनी यूनिट मिल रही थी? 25 रुपए में एक यूनिट मिल रही थी। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई ये पकड़ 100 रुपए और जाके मार्केट से 4 एप्पल ले आ, ठीक है। जब मैं मार्केट गया एप्पल लेने, पिताजी ने कितने कहा था एप्पल कि 4 एप्पल ले आना। तो इसके जो प्राइस है 25 रुपए की जगह 20 रुपए हो गए। कितने हो गए? 20 रुपए हो गए। कितने हो गए? 20 रुपए। अब अगर पिताजी कह रहे हैं कि 4 एप्पल ले आना, तो मुझे बताओ अगर मैं 4 एप्पल खरीदता हूं तो मेरे पास खर्च कितना हुआ? 80 रुपए। पिताजी ने कितने दिए थे मुझे? 100 रुपए। अगर पिताजी के अकॉर्डिंग मैं 4 एप्पल ले आऊं तो मेरा खर्च कितना हुआ? 80 रुपए। तो मुझे बताओ मेरी रियल इनकम बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? इसे कहते हैं रियल इनकम, कि अगर बेटा मार्केट में गुड्स की प्राइस कम होएगी तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। सर इनकम कैसे बढ़ सकती है? इनकम तो 100 ही थी, 100 ही है। बेटा रियल इनकम बढ़ गई। आप मॉनेटरी इनकम की सोच रहे हो शायद, है ना। मॉनेटरी इनकम यहां पे नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं। 100 रुपए के मेरे को 100 रुपए दिए, मैं बाजार जाऊंगा तो जेब में हाथ डालूंगा तो 120 थोड़ा ना निकलेंगे, 100 ही निकलेंगे। तो मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन रियल इनकम बढ़ गई। मतलब गुड्स की प्राइस कम होने से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, रियल इनकम बढ़ गई है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए हैं और कहा एप्पल ले आओ 4, इसका मतलब 100 रुपए खर्च करने हैं। और मैंने जब जाके रेट पता करा तो एप्पल तो 20 रुपए का था। तो ऐसी कंडीशन में मैंने 4 एप्पल नहीं लिए, मैंने सारी इनकम को खर्च करते हुए, है ना, 20 रुपए का एक एप्पल, मैंने कितने एप्पल ले लिए? 5 एप्पल ले लिए। तो बताओ पहले मैं 4 इकाइयों की मांग कर रहा था, जैसी 20 रुपए कीमत दिखी तो मैंने अपनी इकाइयां क्या कर दी? बढ़ा दी। यही देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था में इनकम इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है? स्लोप उसका डाउनवर्ड होता है। क्योंकि अगर प्राइस कम होते हैं तो आपकी रियल इनकम बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, और आप क्या करते हो? ज्यादा इकाइयों को डिमांड करते हो। तो प्राइस कम, इकाई ज्यादा। और अगर प्राइस बढ़ जाए, यही एप्पल आपका 25 रुपए की जगह अगर 50 रुपए का हो जाए, तो आपकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और आप कम इकाइयों की डिमांड करोगे। तो वही मांग का नियम है ना। प्राइस अधिक, मांग कम, प्राइस कम, मांग अधिक, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है इनकम इफेक्ट। जब भी आप इनकम इफेक्ट को पढ़ना तो बात करना रियल इनकम की। किसकी बात करना? रियल इनकम की। तो क्या कह रहा है इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट रेफर टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटेटिव डिमांड व्हेन रियल इनकम, अंडरलाइन कर लो, रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज ओइंग टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कह रहे हैं आय प्रभाव से तात्पर्य मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण खरीद की वास्तविक आय, रियल इनकम में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? आय प्रभाव कहेंगे, ठीक है। विद फॉल प्राइस, अगर प्राइस कम होंगे तो रियल इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अकॉर्डिंगली डिमांड क्या हो जाएगी? कमोडिटी की एक्सपेंड हो जाएगी। अब आप ज्यादा इकाइयों का उपभोग करोगे, ये यहां पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इनकम प्रभाव दिमाग में हमेशा रखना, रियल इनकम की बात हो रही है, मॉनेटरी इनकम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब आता है सेम वही लॉजिक, इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीजिंग आपकी रियल इनकम, परचेजिंग पावर, डिमांड डिक्रीज। इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस, अगर वस्तु की कीमतें कम होंगी, ठीक है, एप्पल की प्राइस कम होएगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, जिससे आप ज्यादा इकाइयों की डिमांड करेंगे, ठीक है। जैसे 20 रुपए में आप 5 इकाइयों की डिमांड कर रहे थे और टोटल आप कितने रुपए खर्च कर रहे थे? 100 रुपए खर्च कर रहे थे। अब अगर प्राइस 10 रुपए हो जाएगी तो आप 5 की जगह कितनी इकाइयों की डिमांड करोगे? 10 इकाइयों की डिमांड करोगे। इनकम पहले भी 100 थी, अब भी 100 है, लेकिन आपने वस्तुओं की प्राइस कम होने की वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। ऐसे में आप अपना डिमांड को भी क्या करोगे? बढ़ा दोगे, ठीक है। तीसरा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि एक वस्तु की मांग है
और दूसरी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन से उस वस्तु की मांग मात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा। वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। ये कह रहे प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य एक वस्तु के अपेक्षाकृत सस्ते हो जाने से दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन से है। यानी कि दो वस्तुएं हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, है ना। अर्थशास्त्र को समझना, इकोनॉमिक्स को समझना है, दिमाग में बैठाना है, तो भाई एग्जांपल से ही हम इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बैठा सकते हैं। जैसे कोक और पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ये प्रतिस्थापन है ना। कोक और पेप्सी, मुझे बताओ कोक की जो बोतल है वो कितने की आती है? एक बोतल 10 रुपए की आती है। सेम क्वांटिटी, सेम बोतल कितने की आती है? 10 रुपए की आती है ना। दोनों ब्लैक है, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट में अंतर होता है, हमें पता है, लेकिन प्रतिस्थापन है। कोक की जगह आप पेप्सी पी सकते हो, पेप्सी की जगह आप कोक पी सकते हो। अब मुझे ये बताओ, हाँ जी, मुझे ये बताओ, समझाओ कि अगर मैं ये कहूं कि अगर पेप्सी की प्राइस 12 रुपए कर दूं, मैंने प्राइस बढ़ा दी, कम नहीं करे, पेप्सी की प्राइस बढ़ा दी, तो मुझे बताओ जो पहले पेप्सी पीते थे वो सारे के सारे अब कोक पीने लग जाएंगे? नहीं पी जाएंगे? हाँ, कोक पीने लग जाएंगे, नहीं भाई। तो पेप्सी के प्राइस बढ़े और आप कहां पे शिफ्ट हो गए? कोक पे शिफ्ट हो गए। डिमांड का रूल भी यही कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे, अगर आप पेप्सी के प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड आपकी कम होगी। यही तो लो है हमारा, लो ऑफ डिमांड। अगर आप पेप्सी के प्राइस बढ़ाओगे तो पेप्सी की डिमांड कम होगी, बिल्कुल कम होगी। लॉजिक बता रहे हैं उसके पीछे का कि भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करता है, क्योंकि जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो लोग देखेंगे कि यार पेप्सी की जगह कोक पी लेते हैं, कोक की जगह पेप्सी पी लेते हैं। जब दोनों इंटरचेंजेबल है ना, तो फिर लोग कोक क्यों पिएंगे, पेप्सी क्यों पिएंगे? सारे के सारे लोग कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? कोक पर शिफ्ट हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं कि प्राइस अगर पेप्सी अपनी 8 रुपए कर ले, कितनी कर ले? 8, तो 12 रुपए करा था, तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई थी? कम हो गई थी। प्राइस बढ़ाई आपने, डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोग कहां शिफ्ट हो गए? कोक पे शिफ्ट हो गए। यही अगर मैं कहूं कि 8 रुपए अगर आप प्राइस कर दो तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्यों बढ़ जाएगी, क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इसका ऑप्शन मौजूद है मार्केट में। ऐसे ही थोड़ी ना आप जितना भी प्राइस करोगे तो हम आपको देते जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे हम दूसरे पे। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर। हाँ जी, हाँ जी, साइज ऑफ कंज्यूमर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई कोई वस्तु थी मार्केट में, उसका जो भी प्राइस था, ठीक है, जो भी प्राइस था, जैसे बेटा वो मान लो आज अभी सर्दियां गई है ना, सर्दियों में आप देखोगे हरा लहसुन ना गांवों में इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप बड़े शहरों की बात करो, मैं अभी दिल्ली रहता था, वहां देखने को नहीं मिलता हरा लहसुन। आप मार्केट में लेने जाओगे, आपको हैरानी होगी, 300 से 500 रुपए किलो है हरे लहसुन का रेट। बताओ, 300 से 500 रुपए किलो। और गांव में बताओ क्या हाल है हरे लहसुन का? जानते हो जिसको हम थूम कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, हमारी वहां पे लोकल भाषा में उसको थूम कहा जाता है, थूम। तो सोचो थूम के रेट दिल्ली में 300 से 500 रुपए केजी है। अगर सोचो अगर इसके रेट, अब 500 इतने ज्यादा है तो इसका मतलब लोग खरीद ही नहीं रहे, महंगा ज्यादा है, तो अगर इसके रेट आप 100 रुपए किलो कर दो कि भाई 100 रुपए पर केजी आपको थूम मिल जाएगा दिल्ली में, तो मुझे बताओ ये कितने कस्टमर की पहुंच में आ जाएगा? शायद डिमांड इसकी तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको देखने को मिलेगा। पहले हर कोई चाहता है कि यार थूम के पराठे खाने, सर्दी आ रही, लेकिन जैसी रेट सुनते हैं, है ना, तो प्राइस से ही गर्माहट आ जाती है ना। तो जरूरत नहीं है कि ना जी ना बिना लहसुन खाए हमारे को तो गर्मी लगाई, मजा आ गया, कोई नहीं, थोड़ा सा सूंघ के आ गए। लेकिन जैसे ही अगर आप उसके रेट आप कितना कर दोगे, आप उसके रेट, हाँ जी, आप उसके रेट अगर आप उसे घटा के कहां पे ले आओगे? आप उसे घटा के ले आओगे 100 रुपए पर। तो मुझे ये बताओ 100 रुपए पर अगर प्राइस आ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? तो यही कह रहे साइज ऑफ कस्टमर, कह रहे व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी टू मैनी मोर बायर कैन अफोर्ड टू बाय इट अकॉर्डिंगली डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, एक्सपेंड, कह रहे उपभोक्ता का आकार जब किसी वस्तु की कीमत के अनुसार, ठीक है, उसके अधिक खरीदार उसे खरीदने की क्षमता रखते हैं तो उसे वस्तु की मांग के अनुरूप व्यय होता है।
ठीक है। तो यहां पे अगर प्राइस कम होगी तो अब पहले से ज्यादा उसे अफोर्ड कर पाएंगे लोग, ठीक है। थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है लिखने में, तो आप समझ गए मैं कॉन्सेप्ट आपको जो समझाना चाह रहा हूं। अगर प्राइस किसी वस्तु के कम होंगे तो पहले से ज्यादा उसके उपभोक्ता बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा, तो डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। सीधी सी बात है, डिमांड अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चार हमने देखे जो बता रहे हैं कि लो ऑफ डिमांड क्यों एप्लीकेबल होता है। चारों आपको अच्छे से करके जाने, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो चार इफेक्ट हमारे, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है जिससे हमारा लो ऑफ डिमांड काम करता है, डाउनवर्ड होता है स्लोप, इनकम इफेक्ट की वजह से होता है सब्स्टिट्यूशन। हालांकि तीन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा आपका इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, साइज ऑफ कस्टमर, ठीक है। तीन ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन इनसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब मुझे बताओ मांग का नियम क्या कहता है। सर मांग का नियम ये कह रहा है कि इस पेन की कीमत अगर कम होगी तो पेन की आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, मांग मात्रा, और अगर इसकी जो कीमत है वो अधिक होगी तो मांग मात्रा कम हो जाएगी, अगर अन्य बातें स्थिर रहें, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन इसका मतलब जो अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो कर्व होगा वो कैसा होएगा, वो सर डाउनवर्ड होएगा, स्लोप गिरता हुआ होएगा, लेफ्ट टू राइट होएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ अपवाद हैं जिसकी वजह से जहां हम अपवादों में देखेंगे मांग का नियम काम नहीं करेगा, फ्लॉप हो जाएगा, मांग का नियम खत्म हो जाएगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। सर बताओ कौन कौन से अपवाद है। तो पहला आता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, वेबलन गुड्स जिसको हम कहते हैं, है ना। वेबलन गुड, दिखावे की जो वस्तुएं होती है, जो अमीरों के शौक होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहां पे। हाँ जी, तो कह रहे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलन, ठीक है, सर्टेन गुड्स आर आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। तो प्रोफेसर वेबलन के अनुसार कुछ वस्तुएं सामाजिक विशिष्टता की वस्तुएं होती हैं, मतलब वो पहचान होती हैं वो वस्तुएं कि आप अमीर हो, यानी कि समाज में आपको अपने आप को अगर अमीर दिखाना है तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको हम कहते हैं कि भाई ये बहुत महंगी है, इन्हें सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेबलन गुड्स। अब ये जो गुड्स होती है बच्चा, इस पे हमारा लो ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जैसे महंगे महंगे हीरे देखे होंगे आपने, ठीक है, आईफोन। अब आईफोन तो मुझे लग रहा है हाँ आर्टिकल ये मतलब वेबलन गुड्स में अब नहीं आता है आईफोन, क्यों? क्योंकि आईफोन बेटा आप किस्तों पे मिल रहा है ना। तो दुकान के मालिक के पास भी आईफोन है, और जो सेल्समैन सेल्स का जो काम करते हैं वो भी किस्तों पे आईफोन ले आते हैं, तो उनके पास भी आईफोन है। अब आईफोन देख के तो कोई बता ही नहीं सकता कि दुकान का मालिक कौन है और नौकर कौन है, तो आईफोन अब नहीं रहा, है ना। इसलिए अब लोग क्या करते हैं, आईफोन तो लेते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, उसके ऊपर हीरे जेवरात का कवर लगा देते हैं, गोल्ड का वो कर देंगे, कवर लगा देंगे, डायमंड लगा देंगे उसके ऊपर, ताकि उनकी पहचान, है ना, जो आईफोन जो समझ रहे मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर क्लास के लोग जो आईफोन खरीद रहे हैं तो उनसे अलग हो सके। आईफोन उनके पास भी है, मालिक के पास भी, नौकर के पास भी, लेकिन नौकर से मालिक को अगर अलग दिखना है तो मालिक क्या करेगा, उस पे बेटा हीरे डायमंड लगा दे। अब वो नौकर की औकात से बाहर है क्योंकि वो किस्तों पे नहीं मिल रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन में जब बात करते हैं वेबलन गुड्स की तो लो ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? कह रहे कि अगर आप प्राइस गिरा दोगे चीजों के, है ना, सोचो अगर हीरे जेवरात जो महंगे आते हैं बेटा, अगर उनकी कंपनी उनकी प्राइस को डाउन कर दे तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर विशिष्ट कहां से हो गए? विशिष्ट तो वो ना प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होनी चाहिए। मैं अगर वो इस्तेमाल कर रहा हूं तो समाज में जब कोई देखे तो मुझसे कहे कि यार अमीर आदमी जा रहा है ना। जब भी आप देखते हो कि शूज इतने महंगे महंगे आते हैं, है ना, 2-2 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के जूते आते हैं। अब आप भी सोच रहे होगे कि यार जूते तो चलो ठीक है ना जी, जूते तो बेटा 300 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, 300-500 वाला चलो ठीक है सर, मान लेते हैं कि वो जल्दी टूट जाता होगा, कंफर्ट नहीं होता होगा। बाकी गोल्ड स्टार के जूते बहुत लोग पहनते हैं, वो कह रहे नहीं कंफर्ट है। कुछ थोड़ा सा कंफर्ट और देखते तो वो रिबॉक पे चले जाते हैं, एडिडास पे चले जाते हैं, और इससे ज्यादा भी बहुत 2-2 लाख 2.5 लाख के भी जूते आते हैं। अब वो क्या कंफर्ट देते होंगे? कंफर्ट नहीं देते, वो क्या पहचान देते हैं उस व्यक्ति को कि भाई इसने 2.5 लाख के 5 लाख के जूते डाले हैं, इसका मतलब ये समाज में अमीर व्यक्ति है, यही इसको खरीद सकता है। अब सोचो वो 5 लाख का जो जूता बनाती है कंपनी, उसके लिए कोई जूता बनाना कोई बेटा 5 लाख तो कहीं से लगते ही नहीं ना जूते में। आप खुद सोचो भाई, कोई क्या टेक्नोलॉजी AI थोड़ी ना लगा दिया उसमें, है ना। तो जूते हैं, शूज है,
इतने रुपए कहां से लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। आप बनाओगे तो बहुत बेहतर से बेहतर जूता बहुत कम लागत पे आप बना सकते हो। 5 लाख रुपए किस चीज के हैं? सिर्फ इसलिए ताकि आपको अलग दिखाया जा सके। अब सोचो आप उस जूते के कस्टमर, आप अमीर आदमी हो, अब उस जूते के प्राइस अगर वो गिरा दे, 5 लाख का जूता 5,000 में मिलने लग जाए, आप बढ़ा दोगे डिमांड? जल्दी से बताओ, आप डिमांड बढ़ाओगे? नहीं, आप डिमांड नहीं बढ़ाओगे। कहोगे कि यार अब तो इसको बेटा गली गली का हर एक लड़का डाल के घूम रहा है, अब हमें इससे कोई भी ऐसी सम्मानजनक बात महसूस नहीं होती है। तो ये लॉ का जो नियम है ये वेबलन गुड्स पे नहीं लगता है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर नहीं लगता। अगर आप इनके प्राइस गिराओगे तो इनकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आता है गिफिन गुड्स, है ना। अब कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स को लेकर। उनको लगता है हमेशा कि यार ये दोनों तो एक जैसे ही होते हैं, गिफिन और इंफीरियर दोनों को कहते हैं कि दोनों ही घटिया होते हैं। नहीं बेटा, गिफिन गुड्स अलग है ना। और दोनों में जब हम बात करते हैं ना इंफीरियर की और गिफिन की, उसका भी अभी मैं कंपैरिजन आपको करा दूंगा। पहले हम गिफिन समझ लेते हैं कि गिफिन गुड्स क्या है। तो जो रॉबर्ट गिफिन है, देखो इसके नाम पे ही पड़ा है ना। यहां पे प्रोफेसर वेबलन के नाम पे वेबलन गुड्स पड़ गया और यहां पे सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे गिफिन गुड्स पड़ गया। इन्होंने क्या करा, एक सर्वे करा, है ना। और कहां पे करा? ब्रिटिश में जाके करा, ब्रिटिश वर्कर पे उन्होंने एक सर्वे करा। तो वहां पे एक दौर था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, है ना, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य की। तो उन्होंने देखा कि लोग जो गरीब है ना, वो लोग क्या है, वहां पे मजदूर जो है, वर्कर जो है, उनके ऊपर करा, वो ब्रेड खाते हैं, उनको मजदूरी करते हैं और उससे जो भी मिलता है परिवार में वो ब्रेड खाने पे खर्च करते हैं। अपनी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ ब्रेड पे खर्च करते हैं। बाकी वो बल्कि ये हालात है कि जीवन जीना है तो आपको खाना है तो बस वो इतना ही कमा रहे कि खा पाए हम पर्याप्त रूप से। तो वो अपनी आमदनी का लगभग 90% या 80% ब्रेड पे खर्च करते थे, जो कि आपको पता ही है वहां पे भाई अगर ब्रेड को देखे तो लो क्वालिटी का गुड्स है। और दूसरा गुड्स क्या था? दूसरा था फल फ्रूट थे, है ना, वहां पे मीट था, मांस मच्छी था। तो ये दूसरा गुड्स था। तो वो क्या करते थे, ये मान लो आप थोड़ी देर के लिए भाई 7 दिन का जो कमाई है उसमें से 5-6 दिन हम खाते थे नॉर्मल ब्रेड खाते थे, एक दिन भाई फैमिली को अच्छा खाना खिला दिया। अब क्या हुआ, वहां पे ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, वर्ल्ड वॉर आया, ब्रेड की भी दिक्कत हो गई, ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए। हाँ जी, और ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए तो अब लो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होना था, अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ने थे तो इसका मतलब ब्रेड की डिमांड कम होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जैसे ही ब्रेड के प्राइस बढ़े लोगों ने ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी। वो माय गॉड, प्राइस बढ़ रहे डिमांड बढ़ रही है तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, लो डिमांड तो नहीं होता ऐसा, उसी के तो एक्सेप्शन पड़ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेड के प्राइस बढ़ने के बाद भी ब्रेड वहां पे सबसे सस्ती वस्तु थी। यानी कि मांस मच्छी अगर फ्रूट की कंपैरिजन में हम तुलना करें तो ब्रेड सबसे सस्ता ही, प्राइस बढ़े लेकिन फिर भी विकल्प में और कुछ था ही नहीं, वही सबसे सस्ता था। तो ऐसे में लोगों ने क्या करा, जब ब्रेड के प्राइस बढ़े तो वो बेटा जो वीकेंड पे एक दिन फल फ्रूट या मांस मच्छी कुछ अलग खाते थे, है ना, तो वो भी उसमें से उन्होंने कटौती कर दी, वो बंद कर दिया और उन्होंने ब्रेड की डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन है, जो सर रॉबर्ट गिफिन है, उन्होंने ये पूरा करा और देखा कि गिफिन गुड्स जो होती है उस पे लो ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ये पूरा रीजन लिखा हुआ है ना, ये मैंने आपको समझा दिया, जो भी कहानी मैंने आपको सुनाई वो सारी रिटर्न में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो पता लग गया कि भाई क्यों काम नहीं कर रहा, पूरी सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब इसमें जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि गिफिन गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, दोनों को एक साथ ले लेते कि गिफिन और इंफीरियर एक है। जैसे ही एक्सेप्शन की बात आती है तो हमारे साथ गिफिन भी आता है और इंफीरियर भी आता है, तो इंफीरियर एक्सेप्शन में नहीं है, पहली बात तो, है ना, इंफीरियर नहीं है, सिर्फ गिफिन ही एक्सेप्शन है लो ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो लो ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है ये प्राइस और डिमांड के बीच में, जो गिफिन गुड्स है उसमें प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और ये लो ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। अब आप कहोगे कि सर इंफीरियर क्यों नहीं आता, क्योंकि इंफीरियर में प्राइस से हम कंपैरिजन, हम इनकम और डिमांड का कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? इनकम का। जब हम
इफेक्ट पढ़ रहे थे ना कि कौन कौन से फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते, कौन कौन से फैक्टर फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था। उसमें था खुद की प्राइस था, रिलेटेड गुड्स की प्राइस था, एक इनकम था। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ती है तो आप अपनी डिमांड को बढ़ाते हो। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन था। किसके बीच में नेगेटिव था? किसके बीच में नेगेटिव था? डिमांड और इनकम के बीच में, प्राइस नहीं था। तो ये एक गलत फहमी जो बच्चों के दिमाग में रहती है, मैंने क्लियर कर दिया। जब हम लो ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो प्राइस और डिमांड, खुद की गुड्स की प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी जो हमारी गुड्स की है, ठीक है, उसके बीच में तुलना हो रही है। जब उन दोनों की बात हो रही है तो गिवन गुड्स में यही होता है, प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, लेकिन रिलेशन पॉजिटिव होता है, इसलिए वो एक्सेप्शन है। तो यहां तो लो ऑफ डिमांड की बात ही नहीं हो रही इंफीरियर में। इंफीरियर में लो ऑफ डिमांड में तो प्राइस है और गुड्स है, यहां पे क्या है? इनकम और डिमांड है। समझ आया नहीं है? तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। गिवन गुड्स अलग है, इंफीरियर गुड्स अलग है। गिवन गुड्स लो ऑफ एक्सेप्शन का, हमारा लो ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, इंफीरियर एक्सेप्शन नहीं है। इंफीरियर एक अलग टॉपिक है हमारा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, हाँ जी। अब आता है डिमांड फॉर नेसेसिटी। भाई जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, जो जीवन व्यापन के लिए बेटा जो चीजें हैं, जो आपको जीवन जीना है तो उनका आपको उपभोग करना पड़ेगा। अब सोचो ऐसी चीजों पे लो ऑफ डिमांड देखने को नहीं मिलता है। कारण है नहीं मिलने का कारण क्या है कि अगर उसकी प्राइस में बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती, मान लो बढ़ गई प्राइस, अब बेटा आप क्या पानी पीना बंद कर दें? भाई हमको 5 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, मान लो जीवन जीने के लिए कि 3 लीटर या 2 लीटर जो भी न्यूनतम पानी पीना, अगर इससे कम पानी पिया तो हम थोड़े टाइम में मर जाएंगे। अब पानी की प्राइस बढ़ गई, तो अब बढ़ गई तो ठीक है, बढ़ गई तो ये थोड़ी ना है कि अब हम पानी पीना कम कर देंगे। हम पानी पीना कम नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में आता है, नेसेसिटी गुड्स में आता है। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में क्या देखने को मिलता है? एक्सेप्शन देखने को मिलता है लो ऑफ डिमांड का। प्राइस बढ़ती है तो हम गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ाते, प्राइस कम हो जाती है तो भी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड कम नहीं करते, और ना प्राइस कम होने पर हम डिमांड बढ़ाते हैं, है ना। अब ये थोड़ी ना पानी सस्ता मिल रहा है तो भाई मैं 3 बोतल की जगह 30 बोतल पी लूंगा, उतना ही पीऊंगा पानी में। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका लो ऑफ डिमांड का, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। क्लियर है? अगला आता है इर्रेशनल जजमेंट। लो जी, ये आजकल बहुत देखने को मिलता है ना। तार्किक बातें देखने को नहीं मिलती है। अब ये हमारे घर में भी ऐसा है ना। अब इसका एग्जांपल देता हूं। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको ब्यूटी प्रोडक्ट है ना बहुत पसंद है। मोस्टली टाइम वो क्या करती है, वेबसाइट पे जाके सर्च करती है कौन कौन सी स्किन के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोडक्ट है, और दुनिया भर के प्रोडक्ट है उसके पास, ठीक है। मतलब मैं तो हैरान हूं, हमारे पास तो एक साबुन है, वो है डव का, है ना। वो भी जब हम केयर करते हैं, नहीं तो हम तो एक ही साबुन होता है, उसी से नहा लेते हैं, उसी से सारे काम हम उसी से ही कर लेते हैं, मुंह धोना हो, सिर पे लगाना हो, सब। लेकिन अब ठीक है, थोड़ा सा हम भी अवेयर हो गए हैं, थोड़े से, है ना, तर्क हो गया कि नहीं यार, फेस पे लगाने का साबुन अलग होता है, शरीर पे लगाने का अलग होता है, सिर पे लगाने का अलग होता है, क्योंकि सबकी अलग अलग त्वचा है। तो हम डव साबुन से धो, लेकिन हमारी सिस्टर के पास तो ढेरों प्रोडक्ट है। अब वो क्या करती है, उसका समझ न, तर्क देखो, मेरी उस पर कई बार बहस होती है इस बात पे। वो क्या करती है, ज्यादा प्राइस दे, वो जैसे देखती है ना, इसका प्राइस यार 5,000 रुपए है, 7,000 रुपए, तो उसको लगता है कि यार ये इसका प्राइस ज्यादा है ना, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, है ना, और वो ऑर्डर कर देती है, ठीक है, वो ऑर्डर कर देती है। अभी कुछ दिन पहले उसने एक परफ्यूम मंगाई, ऑर्डर करी, और परफ्यूम महंगी थी तो मंगा ली तो लगा के भाई परफ्यूम बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया आएगी, महंगी है तो। लेकिन मैं जब गया मिला तो बहन ने कहा कि तुझे कुछ महसूस हो रहा है। मन की तू जैसी छोड़ के गया था वैसे ही है, क्या महसूस होगा? क्योंकि नहीं, कुछ ऐसे मतलब कुछ अलग सा लग रहा है। मैंने कि नहीं भाई, कुछ अलग नहीं लग रहा, कोई पतली नहीं लग रही, कहीं मोटी नहीं। अभी तो गया था मैं, 7 दिन हुए, ठीक है, संडे को घर आया था मैं। तो कहे अच्छा, फिर कह रही कि मैंने भाई ये परफ्यूम मंगाई थी। मैंने कहा समझ गया मैं, मतलब ये वो फीडबैक लेना चाह रही थी कि मैं उसके संपर्क में आया तो फिर मुझे वो सुगंध महसूस हुई या नहीं हुई। तो ये सामान्यतः आजकल विज्ञापन का दौर है, तो वो है ना, हाँ, तो गलत नहीं लेना किसी भी चीज को। विज्ञापन का दौर है तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो ये तर्क हो गया है उनका कि अगर गुड्स महंगी है
तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगी, ज्यादा उसकी मतलब वो मिलेगी। बाकी ऐसा है नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही बता सकते हो, उसकी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे इरेशनल जजमेंट होते हैं। लो डिमांड फेल हो जाता है व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। अगर उसके प्राइस से उसकी क्वालिटी को आप जज करोगे तो फिर वहां पे लो डिमांड ज्यादा फेल हो जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ती जाएगी तो वहां पे बढ़ती हुई प्राइस पे भी आप ज्यादा इकाइयों की डिमांड करोगे। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे के सारे इफेक्ट है। एक मिनट पानी पी लेता हूं। है ना? तो ये इफेक्ट आपके सामने है स्क्रीन पे। इसके अलावा एक दो इफेक्ट और है, मैं आपको बताता हूं, बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप अच्छी बुक देखोगे। तो एक है बैंड वैगन इफेक्ट है। वो क्या होता है बैंड, इसमें क्या है कि इसमें मतलब वो है रेस चल रही है ना, होता है ना, कहावत होती है पुरानी, मतलब पीछे पीछे चलते जाओ, जैसे भेड़ बकरियों की लाइन चलती है, तो वो बैंड वैगन इफेक्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट, BANDWAGON, बैंड वैगन, ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट। ये बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लो। ये भेड़ चाल है। क्या है? भेड़ चाल, है ना। इसको आप हिंदी में भेड़ चाल लिखो। भेड़ चाल क्या है कि आप देख रहे हो मार्केट में कि यार ये कंज्यूमर ना ये गुड्स बहुत मंगा रहे हैं, सब आईफोन ले रहे हैं, सब आईफोन ले रहे हैं, तो बस आपको पता नहीं आपके वो यूज में आएगा या नहीं आएगा। यानी कि आप जिस पोस्ट पे आप काम करते हो, जिस कैटेगरी का आप काम करते हो, आपके लिए वो काम का है भी है या नहीं है, वो इतना यूजफुल है या नहीं है, आपको ये नहीं समझना। आपको बस भेड़ चाल है कि सब लोग खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे, तो आप भी उसको क्या करते हो, खरीदने लग जाते हो। वहां पे लो डिमांड काम नहीं करता, ठीक है, लो डिमांड काम में नहीं करता है वहां। दूसरा इफेक्ट आता है इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट बिल्कुल, स्नोब इफेक्ट आता है, इसी का अपोजिट, है ना। जो बैंड वैगन इफेक्ट है, इसी का अपोजिट होता है एक स्नोब इफेक्ट होता है, स्नोब इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट क्या होता है? ये इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट चलता है। ये कह रहे कि जहां भीड़ जा रही है वहां मुझे नहीं जाना, है ना। किसी गुड्स के पीछे लोग पागल हैं कि यार सब लोग खरीद रहे, सब लोग खरीद रहे, तो आप क्या कह रहे हो? कह रहे नहीं नहीं मैं वो गुड्स नहीं लूंगी, तो सबके पास है, तो है ना, हाँ, मुझे वो गुड्स की डिमांड नहीं करनी है। तो यहां पर भी लो डिमांड आपका क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जब भेड़ चाल देखोगे तो वहां भी फेल होएगा, वहां प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है, प्राइस बढ़ रहे हैं कम हो कुछ मतलब नहीं है, लोग बस जुटे भगे जा रहे हैं उस गुड्स के पीछे, पागल हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा स्नोब इफेक्ट, है ना, प्राइस कम है, लोग बहुत ज्यादा उसका उपयोग करते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि नहीं यार भीड़ है, यहाँ पे तो भीड़ है, हम ऐसे गुड्स की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सेप्शन है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या है? एक्सेप्शन है लो डिमांड के। क्लियर है? एक आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस, ये रह गया था। ये क्या है सर? ये तो उसमें भी आया था जो डिमांड को इफेक्ट करता है। नहीं बेटा, वो और ये अलग है। वो क्या था? वो ये था कि प्राइस आज 100 रुपए है, हमको पता है फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, है ना। यहां पे क्या हो रहा है? यहां प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस रुके नहीं हुए, प्राइस बढ़ रहे हैं, 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 और आपको पता है अब फ्यूचर में भी और बढ़ेंगे। अब प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपकी डिमांड तो कम होनी चाहिए, लेकिन आपने दिमाग लगा लिया, आपने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा भाई बताओ प्राइस बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में और बढ़ेंगे प्राइस। आपको पता लगा और बढ़ेंगे, और लोगों को पता लगा, लोग डिमांड करने लग गए उसकी। प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्यों ज्यादा डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में लो डिमांड फेल हो गया बेचारा, है ना। तो लो डिमांड जहां जहां फेल होता है वहां वहां आप देखना, वहां वहां आपका जो कर्व बनेगा वो किस तरह का बनता है कर्व? हाँ जी, जहां लो डिमांड फेल हो जाता है वहां इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा, ये अपवार्ड कर्व। और जहां लो डिमांड काम करता है वहां पे कर्व कैसा देखने को मिलेगा? वहां पे इस तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड। तो ये ध्यान रखना, ये लो डिमांड वर्क कर रहा है और यहाँ लो डिमांड के एक्सेप्शन है, जो मैंने कितने हो गए? 6 और 2 मैंने आपको और लिखवा दिए, टोटल 8-9 एक्सेप्शन हो गए। अब एग्जाम में क्या पता इससे बाहर भी आ जाए, है ना। यूजीसी नेट का देखो यही रोल है ना।
पेपर सिलेबस में से आता है, कुछ सिलेबस से बाहर से भी आता है। सिलेबस में से जो आता है अगर आप वो भी कर लोगे तो भी आपका नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। लो डिमांड को समझ लिया, अब एक्सेप्शन बेटा जहां पे ये काम नहीं कर रहा वो एक्सेप्शन है, मैंने 8 बता दिए, क्या पता आपको किसी बुक में 10 मिल जाए, किसी बुक में आपको 6 मिल जाए, एग्जाम में क्या पता इससे बाहर भी आ जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा, हाँ जी, चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड और चेंज इन डिमांड, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड क्या है। मांग मात्रा में परिवर्तन, क्या पढ़ रहे हैं हम, मांग मात्रा में परिवर्तन। तो मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है, देखो ध्यान से समझो। हमने डिमांड को समझने के लिए उसके बहुत सारे फैक्टर को समझा, ठीक है, लगभग 9-10 फैक्टर हमने देखे जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। बोलो हाँ, यस सर। अब सबसे पहला फैक्टर क्या था, प्राइस था, खुद की गुड्स की प्राइस, ठीक है, वो मैंने लिया। मुझे बताओ प्राइस में चेंज होने से ऊपर नीचे अगर प्राइस होगा, प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगी, बताओ ऐसा होगा, हाँ। बस तो अगर गुड्स की जो डिमांड है उसमें जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ उसकी प्राइस की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइस की वजह से हो रहा है, बस उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड। कह रहे चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन इट्स ऑन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, स्थिर है, सिर्फ प्राइस की वजह से, सिर्फ उस वस्तु के मूल्य बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड, ठीक है। उसको हम कहेंगे चेंज इन मांग मात्रा में परिवर्तन। क्लियर। अब मांग मात्रा में जब परिवर्तन होगा तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो जो हम डिमांड कर्व बनाएंगे उसी डिमांड कर्व पर मूवमेंट होगा, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, मतलब डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा, ऊपर जाओगे नीचे आओगे। तो दो स्थिति आएगी यहां पे, एक तो होगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, मांग में वृद्धि, यानी कि विस्तार, हिंदी सीधी कहें तो विस्तार होता है इसका सही अर्थ, क्या होता है, विस्तार। एक्सटेंशन मतलब विस्तार हो गया मांग में, या तो विस्तार देखने को मिलेगा, और दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, संकुचन देखने को मिलेगा। तो विस्तार कब देखने को मिलेगा, जब आपकी गुड्स की प्राइस, जिस गुड्स की हम डिमांड की बात कर रहे हैं उसकी प्राइस कम हो जाएगी ना बच्चा, तो वहां पे आपको विस्तार देखने को मिलेगा। संकुचन कब देखने को मिलेगा, जब गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो क्या देखने को मिलेगा, संकुचन। अब आप ड्राइंग उस पे देख लो, डायग्राम पे, हाँ जी। तो जो संचलन हो रहा है ना, मूवमेंट जो हो रहा है वो एक डिमांड कर्व पे, जैसे मेरी जो पहले प्राइस थी वो P0 थी और Q0 की मैं डिमांड कर रहा था, ये मेरी Q0 डिमांड, P0 प्राइस, ठीक है, ये बिंदु A। अब क्या हुआ, मेरी प्राइस P1 हो गई, कितनी हो गई, P1 कम हो गई। तो अगर प्राइस कम होगी तो मैं ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये A बिंदु से हम B बिंदु पे संचलन हो गए, मूवमेंट हो गया, A से B पे आ गए। ये जो A से B पे आए तो इससे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग में विस्तार हो गया। मांग में क्या हो गया, विस्तार हो गया, मांग पहले की तुलना में बढ़ गई, प्राइस कम होगी तो एक्सटेंशन ही होगा, और मूवमेंट होगा एक ही डिमांड कर्व पर, है ना, एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर नीचे जाएंगे, शिफ्ट नहीं होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा जो P1 P2 थी हमारी, मान लो प्राइस, ठीक है, कितनी थी, P2 पे हम डिमांड कर रहे थे Q2 की, P2 से P1 पे चली गई, मतलब प्राइस बढ़ गई, तो आप Q2 से कहां आ जाओगे, Q1 पे, यानी कि आप पहले C पर थे, C की जगह आप कहां चले गए, B पे चले गए। इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि संकुचन, मांग में क्या हो गई, कमी हो गई है, हाँ, संकुचन हो गया है। लेकिन एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए, प्राइस आपकी बढ़ेगी और कम होगी, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेगी। पर सर ये तो अदर जो थिंग्स आप कांस्टेंट कह रहे हो उससे भी तो डिमांड इफेक्ट होती है, अगर उसकी वजह से इफेक्ट हो गई तो हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे चेंजिंग डिमांड, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंजिंग डिमांड कहेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप डिमांड कर्व से शिफ्ट हो जाओगे, डिमांड कर्व से क्या हो जाओगे, आप शिफ्ट हो जाओगे, यानी कि
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के केस में हम उसी डिमांड कर्व पर ऊपर नीचे जा रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे। लेकिन जब अदर थिंग्स की वजह से हमारी यानी कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस से डिमांड चेंज हो रही है, इनकम की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, अदर थिंग्स की वजह से, प्राइस को छोड़कर खुद की गुड्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उसे हम चेंजिंग डिमांड कहेंगे। चेंजिंग डिमांड कहेंगे तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होएगा, या तो हम राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे, शिफ्ट होएगा। हाँ, एक ही डिमांड कर्व नहीं होगा, तो शिफ्ट होगा तो यानी कि बैकवर्ड जाएंगे, हाँ जी, पीछे की ओर आएंगे, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया नहीं है? तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, और राइटवर्ड जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की ओर शिफ्ट होगा तो इंक्रीज होगी। अब ये सर आगे पीछे ना ये समझा दो हमको डायग्राम से, ऐसे हमारे ना थ्योरेटिकल समझ नहीं आता। तो लो बेटा, ये डायग्राम रहा। अब मुझे बताओ, ये 10 रुपए कीमत है, ठीक है, 10 रुपए कीमत है, 10 रुपए कीमत है, और ये मैं ए बिंदु पर ये मैं 30 यूनिट की डिमांड कर रहा हूं। मेरा डिमांड कर्व है D1। समझ आया नहीं है? 10 रुपए कीमत है, ए बिंदु पर मैं क्या कर रहा हूं, 30 यूनिट की डिमांड कर रहा हूं। अब क्या हुआ, अदर फैक्टर चेंज हुए, प्राइस चेंज नहीं हुई, अदर फैक्टर चेंज हुआ, और उसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। हम D2 पर आ गए, ये बी बिंदु पर, और मेरी डिमांड, प्राइस वही अब भी 10, प्राइस चेंज नहीं करी मैंने, क्योंकि अदर थिंग्स चेंज हो रही है, खुद की प्राइस से चेंज नहीं आ रहा, अदर फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, मेरी कम हो गई। तो ये मैं क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, पीछे की ओर चला गया। मेरी डिमांड बताओ 20 से 30 हो गई, इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई? जल्दी से मुझे बताओ, डिमांड इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई? सर डिक्रीज हो गई। तो बैकवर्ड जब शिफ्ट होगा तो आपकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही सेम मैं आपसे कहूं कि एग्जांपल दो कि अदर थिंग्स की वजह से प्राइस थी आपकी 10 रुपए, ठीक है, आप ए क्वांटिटी, ये तीर गलत है ना, ए पे आप 20 यूनिट की डिमांड कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब डिमांड आपकी बढ़ गई, अब आप आ गए बी पे और आप 30 यूनिट की डिमांड कर रहे हो। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट कहते हैं, यानी कि आप आगे की ओर शिफ्ट हो गए। तो देखो, खत्म करते हैं टॉपिक अपना, बस हो गया। दो तरह का चेंज पढ़ रहे हैं हम, दो तरह का, एक है चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड और एक है चेंजिंग डिमांड। दो टॉपिक है, देखो दो हाथ मेरे, दो टॉपिक। बात कर रहा हूं मैं चेंजिंग क्वांटिटिव डिमांड की। ये तब होगा जब जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं डिमांड की, उसकी खुद की प्राइस की वजह से चेंज आए, तब ये देखने को मिलेगा हमको, है ना। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, हम एक ही कर्व पर ऊपर नीचे घूमते रहेंगे, ऊपर नीचे, है ना। ऐसे में आपका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, डिमांड में वृद्धि होगी या फिर कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वृद्धि या संकुचन देखने को मिलेगा एक ही कर्व पर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चेंजिंग डिमांड। ये कब मिलता है, जब गुड्स की जो डिमांड है उसके प्राइस की वजह से चेंज ना है, अदर थिंग्स है, जो अदर फैक्टर है, जो कांस्टेंट हमने करे थे पहले, उनकी वजह से चेंज आ रहा है। अगर उनकी वजह से चेंज आ रहा है तो हम डिमांड कर्व से शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, शिफ्ट हो जाएंगे। या तो आगे शिफ्ट होएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी और पीछे शिफ्ट होएंगे तो कम हो जाएगी। ये बैकवर्ड शिफ्ट है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट है। बैकवर्ड शिफ्ट में डिमांड कम, फॉरवर्ड शिफ्ट में डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस करी है अभी, हाँ जी। तो कुछ पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये टॉपिक हुआ नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, है ना। हाँ, तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास में ना आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, लेंदी है ना। डिमांड का चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, और डेप्थ में समझाना है, एग्जाम्पल से समझाना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप सब तैयार है टाइम देने को? हाँ सर तैयार है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।